हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप घर पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और लॉकडाउन के नियमों का पूर्णतः पालन कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। छात्रों, अब से पहले हम आपको बता चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं, रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को हम कैसे लिखते हैं और उसे कैसे संतुलित करते हैं। उसके पश्चात हमने डिस्कस किया कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों में हमने आपको बताया कि योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है, विभिन्न उदाहरण योगात्मक अभिक्रियाओं के लिए। और मैंने आपसे कहा था कि आप देखिए, कोशिश कीजिए कि ये योगात्मक अभिक्रियाओं की श्रेणी में आने वाली अभिक्रियाएं कौन कौन सी हैं। अगर आपके पास कोई भी रसायन विज्ञान की पुस्तक है, उसमें कोई सी भी रासायनिक समीकरण उठाइए और उसे देखिए कि वो रासायनिक अभिक्रिया की जो योगात्मक अभिक्रिया है उसकी शर्तों को पूरा करती है या नहीं। चलिए आज उससे आगे चलते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है, आज है प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया था कि हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार के तत्व और यौगिक हैं। जब ये तत्व और यौगिक आपस में एक दूसरे के साथ संपर्क में आते हैं तो रासायनिक अभिक्रियाएं करते हैं, यानी पुराने बंध को तोड़कर नए बंध बनाते हैं। सोचिए, जब ये आपस में क्रिया करते हैं, क्या इन सब तत्वों की या यौगिकों की क्रियाशीलता है वो आपस में एक जैसी है या उसमें कुछ अंतर है? तो निश्चित रूप से मैं ये कहूँगा कि कोई भी तत्व यौगिक आपस में एक जैसा समान क्रियाशील नहीं है, उनकी क्रियाशीलता में अंतर है। कोई अधिक क्रियाशील है और कोई कम क्रियाशील है। तो इसी को आधार मानते हुए हम शुरू करेंगे आज प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो अगर मैं रासायनिक अभिक्रिया की इस परिभाषा को करूं तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व या यौगिक को प्रतिस्थापित कर देता है, रासायनिक अभिक्रियाओं की प्रतिस्थापन श्रेणी में आती है। अर्थात कोई तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को हटा दे या किसी यौगिक के कम क्रियाशील भाग को हटाकर अधिक क्रियाशील भाग वहां पर बैठ जाए, तो इन रासायनिक अभिक्रियाओं को हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। एक उदाहरण के द्वारा इसे समझते हैं। कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का नाम आपने सुना है? कोई सूत्र बताएगा? लिखिए अपनी कॉपी में। कॉपर सल्फेट का सूत्र नीला थोथा कक्षा 9th में था, CuSO4। अगर आपने यही लिखा है तो आप सही लिखा है। कॉपर सल्फेट, ब्लैक बोर्ड की तरफ जरा ध्यान देंगे, CuSO4। कॉपर सल्फेट के घोल में जब हम लोहे का चूर्ण, लोहे की कोई कील या लोहे की कोई वस्तु डालते हैं, तो कुछ समय बाद होता यह है, कॉपर सल्फेट के घोल का रंग बच्चों नीला होता है। ये नीले रंग का साल्ट है, तो जब हम इसका घोल बनाते हैं ये भी किस रंग का है? नीले रंग का है। और जब लोहे की कोई वस्तु यहां पर डाली जाती है तो ये Fe यानी कि लोहा इस कॉपर से अधिक क्रियाशील है और अधिक क्रियाशील होने के कारण ये इसे यहां से हटा देगा और इसके स्थान पर स्वयं आ जाएगा। यानी जब Cu के स्थान पर Fe आएगा तो बनेगा FeSO4 और Cu को इसने कर दिया बाहर, प्रतिस्थापित कर दिया। तो ये अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया की श्रेणी में है। तो देखा आपने, यहां पर अधिक क्रियाशील तत्व ने अपने से कम क्रियाशील तत्व को हटा दिया और उसके स्थान पर स्वयं आ गया। अब आपके मन में एक और प्रश्न कौन रहा होगा कि भाई ऐसे हमें कैसे पता लगे कि कौन अधिक है, कौन किससे कम है, कौन। तो स्टूडेंट्स, उसके लिए जो आपसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं, इंपॉर्टेंट तत्व हैं, उनकी एक श्रेणी की ओर नजर डालते हैं। तो देखिए, ये आपको अगर दिख पा रहा है यहाँ पर, इस श्रेणी में अगर हम देखें तो पोटेशियम के, सोडियम, कैल्शियम
मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, Fe, Cu, Ag और A। ये एक क्रियाशीलता की श्रेणी है। जो ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो बढ़ता क्रम है, यानी पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील है, उससे कम सोडियम, उससे कम कैल्शियम, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम एल्युमिनियम, उससे कम Zn, Fe, Cu, Ag एंड A। इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि ऊपर आने वाला कोई भी धातु अपने से नीचे आने वाली धातु को उसके यौगिक में से, उसके साल्ट में से अभिक्रिया के दौरान प्रतिस्थापित कर देगा। इज दैट क्लियर? और देखते हैं, जैसे सपोज कीजिए ये Zn और इसे मैंने CuSO4 में डाला, CuSO4, तो क्या Zn Cu को प्रतिस्थापित कर पाएगा या नहीं? तो देखिए श्रेणी की हम देखते हैं कि भाई Cu से ऊपर Zn है। जब Cu से ऊपर Zn है तो इसका अर्थ ये हुआ कि Zn ज्यादा क्रियाशील हुआ Cu से, और जब ये ज्यादा क्रियाशील है तो क्या करेगा ये? यस, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप कि ये Zn Cu को प्रतिस्थापित कर देगा। और यानी जब Zn Cu को प्रतिस्थापित कर देगा तो इक्वेशन बन जाएगी हमारी ये ZnSO4 प्लस Cu इक्वल टू ZnSO4 प्लस C। अब एक प्रश्न है, आप चाहे तो लिखिएगा और चाहे तो समझ लीजिएगा और बाद में लिख लीजिएगा। सिल्वर नाइट्रेट के घोल में, सिल्वर नाइट्रेट के घोल में, सिल्वर नाइट्रेट अगर आपको उसको पता है तो AgNO3 के घोल में जब कॉपर की छीलन डाली जाती है, तांबे की छीलन डाली जाती है, तो कुछ समय पश्चात विलयन का रंग नीला हो जाता है। ऐसा क्यों? सिल्वर नाइट्रेट विलयन में जब तांबे के छीलन डाले जाते हैं तो थोड़ी देर बाद विलयन का रंग नीला हो जाता है, क्यों? तो बच्चों आइए हम इस प्रश्न में केमिस्ट्री पकड़ते हैं कि इस प्रश्न में केमिस्ट्री, इस प्रश्न की केमिस्ट्री क्या है। उसने कहा है सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के घोल में डाला गया Cu यानी तांबे के छीलन, दिस क्या होगा? आप इस श्रेणी को याद करेंगे। श्रेणी में आप देखेंगे कि Cu तो Ag से ऊपर है, और जब Cu Ag से ऊपर है तो ये Ag को क्या कर देगा? प्रतिस्थापित कर देगा। तो बन जाएगा CuNO3 प्लस Ag, यानी Ag को बाहर कर देगा और ये बन गया कॉपर नाइट्रेट। और आप जानते हैं तांबे के जो साल्ट होते हैं, तांबे के जो लवण होते हैं वो नीले होते हैं। तो अब हमारे पास विलयन में आ गया CuNO3 का एक्वस, और जब CuNO3 में आ जाएगा टेस्ट ट्यूब में, परख नली में, तो CuNO3 वो नीला बन जाएगा। इज दैट क्लियर? ये थी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं संतृप्त हाइड्रोकार्बनों का भी मुख्य लक्षण है। क्या नाम बताया मैंने? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये बात पहले आ चुकी है कि मैंने आपको हाइड्रोकार्बन बताया था, उसे रिकॉल कीजिए। क्या बताया था इससे पहले मैंने? हाइड्रोकार्बन्स क्या है? दो प्रकार के मैंने बताए थे, संतृप्त होते हैं और असंतृप्त होते हैं। ठीक, रिकॉल कीजिएगा। अगर नहीं याद है तो वीडियो को पुनः, पुरानी वीडियो को दोबारा देखिएगा और उसमें से पकड़िएगा कौन संतृप्त है और क्या असंतृप्त है। तो मैंने बताया जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जिन्हें हम एल्केन कहते हैं, वो भी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। कैसे? देखिए, मेथेन एक सबसे सरल प्रकार का संतृप्त हाइड्रोकार्बन, मेथेन यानी कि CH4। और अगर आप ध्यान से देखें कार्बन की संयुक्ता 4, तो इसका संरचना सूत्र है CH4, दिस वन, ये CH4 है। तो मेथेन की अभिक्रिया जब क्लोरीन के साथ होती है, मेथेन की अभिक्रिया जब क्लोरीन के साथ होती है तो क्लोरीन Cl2 के साथ होती है, तो क्लोरीन करता क्या है कि हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देता है और उसके स्थान पर स्वयं आ जाता है। तो यानी CH, एक हाइड्रोजन को यहां से क्लोरीन ने प्रतिस्थापित किया, एक हाइड्रोजन फ्री हुई H। और अगर मैं इस रिएक्शन को थोड़ा वैसे लिखूं तो CH4 प्लस Cl2 CH3Cl प्लस
HCl इस रूप में आएगी। ठीक है, यहाँ पर ऊपर वाले रिएक्शन को समझने के लिए मैं इसे Cl को और आपको Cl2 को और तोड़ दूं। पुराने बंद टूटेंगे, नए बंद बनेंगे। ये बंद टूटेगा, यहाँ से ये आया यहाँ पर और ये Cl फ्री इधर से ये H ये प्रतिस्थापित कर दिया, ये तो यहाँ आ गया, ये बाहर आया तो HCl बना लिया। इसे जरा मैं और आगे बढ़ाता हूँ आपको। ठीक है, ब्लैक बोर्ड थोड़ा छोटा है तो मुझे मिटाना पड़ रहा है, तो मैं यहीं से आपको समझाता हूँ। पहला स्टेप बाय स्टेप लेके चलूंगा मैं। इस समीकरण को समझते हैं। हमने अभी तक लिखा है CH4 प्लस Cl2 सूर्य के मंद प्रकाश में अभिक्रिया होती है। सन डिम लाइट, सूर्य के मंद प्रकाश में अभिक्रिया होगी और एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देगा। इसका नाम क्या था? मीथेन। और ये क्या बना? क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन का एक परमाणु आ गया है तो एक का मतलब था मोनो, तो मोनो क्लोरो और ये मीथेन, तो इसका नाम हो गया मोनो क्लोरो मीथेन। क्या नाम हुआ इसका? मोनो क्लोरो मीथेन। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर तो हाइड्रोजन के 4, तो क्या एक ही नहीं एक ही परमाणु को प्रतिस्थापित करेगा क्लोरीन? नहीं, ये चारों को करेगा और मैं इसे स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। अभी हम देखें एक कर चुके हैं तो हमारे पास ये बन चुका है योगी। अब हमारे पास चेंज होके ये बना योगी। Cl2 हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, सूर्य का मंद प्रकाश चल रहा है, तो ये क्लोरीन एक दूसरे हाइड्रोजन परमाणु को भी प्रतिस्थापित कर देगा। अब हाइड्रोजन रह जाएंगे 2 और क्लोरीन भी रह गए 2 प्लस HCl। इसमें एक हुआ था हाइड्रोजन परमाणु, एक क्लोरीन, 2 के 2, टोटल संख्या 4 मिलेगी, 3 और 1। अब ये क्या बन गया? ये चूंकि क्लोरीन 2 हो गए तो हम इसे कहेंगे डाइक्लोरोमेथेन। ये मोनो था, मोनो की जगह क्या हो जाएगा? डाइक्लोरोमेथेन। अभी 2 बचते हैं, अभी एक और स्टेप में जाएगी CH2 Cl2 प्लस Cl2 सूर्य का मंद प्रकाश और अब रह जाएगा एक हाइड्रोजन और 3 क्लोरीन प्लस HCl। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम है ट्राइक्लोरोमेथेन। लेकिन बच्चों अगर आप देखेंगे ये जो यौगिक है इसका एक सामान्य नाम भी है और ये है क्या है? ये बेहोश करने के काम आता है, क्लोरोफॉर्म। ये किसका सूत्र है? क्लोरो CHCl3 क्लोरोफॉर्म का सूत्र है। चलिए अभी एक और बचता है CHCl3 HCl, तो एक हाइड्रोजन बचा, कुछ अभी गया CCl4 प्लस HCl, CCl4 आ गया। अब इसका नाम क्या है? इसका मोनोक्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन और ये क्या होगा? टेट्राक्लोरोमेथेन। ठीक, ये तो है IUPAC पत्ती में नाम। लेकिन अगर आप देखेंगे ये कहीं से भी अगर मैं कहूँ कि यार ये तो मुझे कहीं से भी कार्बनिक यौगिक नजर नहीं आया, इनऑर्गेनिक के रूप में लग रहा, तो इसका नाम हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसके 2 नाम क्या रूप से हम इसे जान सकते हैं? अगर हम यहीं से करेंगे टेट्राक्लोरोमेथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड। एक कार्बन है, 4 क्लोरीन है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड। इस प्रकार आपने देखा कि इस पूरी की पूरी समीकरण में मेथेन के परमाणु का प्रतिस्थापन क्लोरीन के परमाणु के प्रतिस्थापन हो गए। जब हम यहाँ पर लेके चले, एक कार्बन का परमाणु था, 4 हाइड्रोजन के परमाणु थे और अंततः जो हमें प्रोडक्ट बना उसमें कार्बन 1 है लेकिन हाइड्रोजन के 4 की जगह 4 क्लोरीन आ चुके हैं। तो इस प्रकार से ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एक आदर्श उदाहरण है। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या है, योगात्मक अभिक्रियाएं क्या है। इज दैट क्लियर? होमवर्क में आपको इन दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं के योगात्मक और प्रतिस्थापन की परिभाषाएं लिखनी हैं, कुछ उदाहरण इसमें लिखने हैं। जितने भी यौगिक आए हैं उनके रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्रों को याद करना है और पुनः लिखना है। और उससे संबंधित कोई भी अगर आपका प्रश्न हो तो है ना, चूँकि व्हाट्सएप पे तो शायद एडमिन ने किया हुआ है, तो आप मेरे अकाउंट पे भी अगर डालें, कमेंट्स करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं दूंगा आपको जवाब। इज दैट क्लियर? थैंक यू। बाकी कल ओके।